साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि विशेष यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरओ और आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, इसमें आज के टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। वास्तव में ये श्रृंखला जो चल रही है सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ये इस आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा और आगामी 20 अगस्त 2021 को जो परीक्षा होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही परीक्षाएं तथ्यात्मक होगी, अर्थात इसमें अधिक से अधिक फैक्ट ही पूछे जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये चूँकि पॉलिटी का जो पेपर होगा, इस पॉलिटी में देखेंगे आप जो इस विषय में कहाँ से प्रश्न आते हैं। मुख्यतः आपको सारे अनुच्छेद पता होने चाहिए कि किस जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये है अनुच्छेद 1 के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, संसद किस अनुच्छेद के द्वारा किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है? तो ये कर सकती है अनुच्छेद 3 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद किसी राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। देखिए ऊपर जो है वो है किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है, और नीचे जो है वो बहुमत पूछा जा रहा है कि विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से। तो आपको बता दें कि किसी संसद जो है किसी राज्य के गठन या उसके जो कोई वर्तमान राज्य है उसके क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन जो है वो साधारण बहुमत से कर सकती है। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और साधारण बहुमत वाला प्रश्न ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, संसद द्वारा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर बेरू बारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया? तो ये सौंपा गया था 9वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1960 ईस्वी में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, बेरू बारी संघ क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। और इसी से मिलता जुलता हुआ दूसरा प्रश्न है, मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको डाला है कि संसद द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया? तो ये सौंपा गया था संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन पर विचार हेतु तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो कि इन्होंने क्या किया था, किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया था? एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन पर विचार हेतु, अब देखिए ऊपर भी एक आयोग बना था और नीचे भी कांग्रेस कार्य समिति ने भी एक दूसरा आयोग समिति बनाई थी। तो प्रश्न में आपको देखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा गठित पूछा जा रहा है या कांग्रेस कार्य समिति द्वारा गठित। ठीक है, तो नीचे वाला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन पर विचार हेतु कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था JVP समिति। 60 में JVP बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम था जवाहर। इसमें जो सदस्य थे वो थे जवाहर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ अर्थात वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभी का मतलब पट्टाभ सीतारमैया। ये जवाहर वल्लभ पट्टाभ समिति इसका नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने पर विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग? वो देखिए अलग आयोग है, वो भाषाई प्रांत आयोग था, लेकिन ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे किसके राज्य पुनर्गठन आयोग के? तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, और 3 सदस्य था। तो इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, वो कौन थे? वो थे KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू यानी HN कुंजरू। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है। आप अगर देखेंगे पूरा अवलोकन तो ये प्रश्न कई बार आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इसमें आप किसी भी प्रश्न को हल्के में न लें, उसको अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था?
मूल संविधान में राज्यों को चार श्रेणी में बांटा गया था, क, ख, ग और घ। अगला प्रश्न है, मूल संविधान के राज्यों के श्रेणी विभाजन को समाप्त कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो जो पहले मूल संविधान में राज्यों का श्रेणी विभाजन था, चार विभाजन था, क, ख, ग और घ, उसको समाप्त कर जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ, उसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। अगला प्रश्न है 1961 ईस्वी में किस सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया? तो ये दिया गया था ऑपरेशन विजय द्वारा, यानी ये सैनिक कार्रवाई का नाम पूछा गया है, तो ये था ऑपरेशन विजय। और आगे भी एक ऑपरेशन पोलो आएगा, हम बताएंगे आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। अभी जो हमने बताया ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये इससे ही संबंधित था। प्रश्न संख्या 15 है, राज्यों व उनके गठन का वर्ष। तो इस प्रकार से प्रश्न कैसे आ सकता है, मिलान करने को आ सकता है। एक तरफ राज्य दिया होगा, दूसरी तरफ गठन वर्ष दिया होगा, तो आपको सारे राज्यों का गठन वर्ष पता होना चाहिए। देखते हैं, 15वां राज्य गुजरात है। गुजरात का गठन वर्ष था 1960। इसके पहले आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष आपको पता ही, 1953। इसके बाद गुजरात का गठन वर्ष 1960। 16वां राज्य नागालैंड, इसका गठन वर्ष है 1963। 17वां राज्य हरियाणा, इसका गठन वर्ष है 1966। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश, इसका गठन वर्ष है 1971। 19वां राज्य मेघालय, इसका गठन वर्ष है 1972। 20वां राज्य मणिपुर, इसका गठन वर्ष भी 1972 ही है। और 21वां राज्य त्रिपुरा है, इसका गठन वर्ष भी 1972 ही है। यानी 1972 में 3 राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ था। इसके बाद 22वां राज्य सिक्किम, इसका गठन वर्ष है 1975। 23वां राज्य मिजोरम, मिजोरम का गठन वर्ष है 1987। इसके बाद 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसका गठन वर्ष भी 1987 है। और गोवा 25वां राज्य था, इसका गठन वर्ष भी 1987 है। गोवा का कुछ महीने बाद हुआ है 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही साथ हुआ है, फरवरी में। इसके बाद देखते हैं 26वां राज्य छत्तीसगढ़, इसका गठन वर्ष है 1 नवंबर 2000। 27वां राज्य उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000। 28वां राज्य झारखंड, इसका गठन वर्ष है, स्थापना वर्ष है 15 नवंबर 2000। और 29वां राज्य जो नवीनतम राज्य था तेलंगाना, इसका गठन वर्ष था 2 जून 2014। तो ये जो 4 हैं नीचे के, ये तो अति महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल तिथि सहित पता होने चाहिए कि कौन 1 नवंबर को है और कौन 9 नवंबर को है। इसमें आप इंटरचेंज मत करिए, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा इनके वर्ष भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया। तो जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। आपको पता होगा कुल 562 रियासतें थीं, जिसमें सरदार पटेल के प्रयासों से 559 रियासतें जो थीं वो भारत में शामिल हो गई थी। केवल 3 रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई थीं, वो थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो बाद में कई अलग अलग कारणों से ये भी रियासतें भारत में शामिल हो गई, तो उनके कारण नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा शामिल हुई? जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद भारत में कैसे शामिल हुई? ये शामिल हुई थी सशस्त्र कार्रवाई द्वारा, और इस कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन पोलो। इसके पहले अभी आपने पढ़ा था ऑपरेशन विजय, और यहाँ पर है ऑपरेशन पोलो, इनमें अंतर समझ लीजिएगा। अगला है, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय स्वीकार की। तो भारत में विलय इन्होंने कब स्वीकार की थी? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 19 है, हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री मीर लईक अली एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के लॉर्ड माउंटेन के मध्य यथावत समझौता, जिसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 29 नवंबर 1947 ईस्वी को। ये सब आज़ादी की बात की बातें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारत में स्वतंत्रता के समय कुल कितनी देसी रियासतें थीं? तो मैंने अभी बताया आपको, कुल 562 देसी रियासतें थीं। और कितनी देसी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया था? तो 562 में से 559 देसी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्किम के बारे में 2 प्रश्न हैं और दोनों में अंतर है। आप प्रश्न में देखिए कि अगर परीक्षा में आया तो देखिए क्या पूछा जा रहा है। सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य, देखिए इतना ही अंतर है, यहाँ पर सह राज्य है और यहाँ पर नीचे क्या है?
पूर्ण राज्य है। तो सह राज्य का दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। ये अंतर है, ये 1975 में था 36वां वाला, और 35वां था 1974 में। ठीक है, ये अंतर समझ लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा कब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आए? तो ये अभी चूँकि एक दो साल पहले की घटना है, और ये हुआ था कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आए थे। तो ये हुआ था कब? 31 अक्टूबर 2019 को। हालांकि इनकी अधिनियम और ये सब पहले ही हो गया था, लेकिन लागू कब से हुए थे, प्रवर्तन में कब से आए थे, ये प्रश्न है। तो प्रवर्तन में आए थे 31 अक्टूबर 2019 से। अगला देखते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसी का जन्म दिवस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही एक प्रश्न छिपा हुआ है, जम्मू कश्मीर विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये है अनुच्छेद 239 क। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो अनुच्छेद 239 के द्वारा लद्दाख को बिना विधायिका वाला, देखिए वहाँ पर विधानसभा युक्त है, लेकिन अब यहाँ पर विधानसभा नहीं है, यानी लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो ये बनाया गया था लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 के द्वारा। अगला प्रश्न है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, देखिए यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, इनको क्या गया, इनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया था। दादरा और नगर हवेली एक था पहले, दमन और दीव अलग थे। ये एक विधेयक आया था 2019 में, के द्वारा किस तिथि को एक नया केंद्र शासित प्रदेश, यानी इन दोनों को मिलाकर दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली ये बना दिया गया था। तो ये बनाया गया था 26 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी ऊपर देखा आपने कि केंद्र शासित प्रदेश 2 नए बने, राज्यों की श्रेणी से हटाकर उनको केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में रखा गया। नीचे क्या था, नीचे 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया, मिलाकर एक बना दिया गया। तो ये इन सब बदलाव के कारण अब जो हैं वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख लीजिए आप लोग, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया? तो ये किया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 है, मूल संविधान के किस अनुच्छेद में क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख किया गया है? तो मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं था। यह प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं था। इसके बाद कैसे हुआ? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही इसका प्रावधान किया गया, उसी में एक अनुच्छेद था, उसी में एक भाग 15 करके कुछ है, उसके द्वारा ही क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, और इनमें से एक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा कब किया गया? तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा 1971 में ही किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के समान हैं? तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें परिषद के बारे में, या इसके पहले जो राज्यों का गठन हुआ संघ और राज्य क्षेत्र, इसके बाद अब नागरिकता स्टार्ट हुई है। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको मूल अधिकार और जो भी यूपी के पिट में सिलेबस में जो टॉपिक हैं उसमें मूल अधिकार है, नीति निषेध तत्व है, संसद है, इस प्रकार जितने भी हैं वो सब आपके परीक्षा से पहले ही करा देंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश के समान है? तो ये ब्रिटेन के समान है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन ब्रिटेन के समान, यानी ब्रिटेन में भी और भारत में भी दोनों में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।
प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित की जा सकती है? अर्जित की जा सकती है अर्थात प्राप्त की जा सकती है। तो कुल 5 प्रकार दिए हैं जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या अर्जित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो समाप्त करने के भारतीय नागरिकता के केवल 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो ये है 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आवश्यक नहीं है, नागरिकता समाप्त की जा सकती है, की जाएगी नहीं है, ठीक है, की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। और इसी समिति के सुझाव पर एक राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए वो किस तिथि को मनाया जाता है और कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया है? सबसे पहले बताइए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छया ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, और नागरिकता से केवल यही 3 अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। इनका विवरण हमने यहाँ पे लिखा है। अनुच्छेद 9 में है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में वर्णित है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन केवल संसदीय विधि के द्वारा ही ली जा सकती है। और अनुच्छेद 11 में अर्थात प्रश्न 44 देखिए आप लोग, अनुच्छेद 11 में वर्णित है कि किसी नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति केवल संसद की ही है। यानी अनुच्छेद 11 में लिखा है कि नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून बना सकता है तो वो केवल संसद ही है। और इस पीडीएफ का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। आप लोग देख लीजिए, विक्रम संवत पर नहीं है, शक संवत पर आधारित है। और इसे अपनाया कब गया था? इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को। 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। तो कुल 45 प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किए। इसका अगला वीडियो लेकर जल्दी आते हैं। धन्यवाद।